अररिया के फारबिसगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 का चुनाव बिहार को मजबूत और समृद्ध बनाने का है। बिहार के लोगों में परिश्रम का जज्बा है। विपक्ष पर हमलावर करते हुए पीएम ने कहा, आरजेडी, कांग्रेस और एनडीए गठबंधन को संविधान की चिंता नहीं है। एक समय था बिहार में बूथ लूट लिए जाते थे। देश की ईमानदार जनता को ईवीएम की ताकत मिली है। विपक्ष इसीलिए ईवीएम हटाने की मांग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ देर पहले ऐसे पार्टियों को गहरा झटका दिया है। यह लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए ईवीएम को बदनाम करने में लगे हुए हैं। इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है। आज इन्हीं लोगों को देश के सर्वोच्च अदालत ने ऐसा करारा तमाचा मारा है। पीएम ने इस मौके पर बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे का भी नारा लगाया है। राजद, कांग्रेस, एनडीए गठबंधन के लोगों का उद्देश्य है लोगों से छीनना। इन दोनों पार्टियों ने बिहार के लोगों को विकास के लिए तरसा कर रखा है। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर बिहार के करोड़ लोगों को दाने दाने का मोहताज बना दिया। किसी के पास खेत खलियान है, नौकरी के बदले जमीन छीन लो। यही जंगल राज का राजद और कांग्रेस के शासन का तरीका था। बीजेपी के लोगों ने बिहार को उस जंगल के रास्ते से बाहर निकाला है। केंद्र सरकार चाहती है हर लाभार्थी के दरवाजे पर योजना का लाभ पहुंचे। इसीलिए बिहार के लोगों को 50,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा सीधा दिल्ली से आप लोगों के खाते में भेजे गए हैं। अररिया और सुपौल के किसानों के खाते में पीएम किसान निधि के रुपये भेजे गए हैं। अररिया और सुपौल के लोगों को 3 लाख पक्के घर मिले हैं। वाहनों की सुविधा के लिए नल से जल मिला है, शौचालय मिला है और सरकार की मुफ्त राशन की योजनाओं ने से माता और बहनों की बहुत बड़ी चिंता समाप्त कर दी है। 5 लाख तक के मुफ्त इलाज वाले आयुष्मान कार्ड भी दिया गया है। पीएम ने कहा कि मैं भी आप ही तरह गरीब परिवार से आया हूं। राजद और कांग्रेस आपका हक छीनने से बाज नहीं आ रहे हैं। पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण का हक छीनने की गहरी साजिश कर रहे हैं। यह बात मैं पूरे जिम्मेदारी से कहता हूं। पीएम ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता और कांग्रेस चाहती है। बता दें कि प्रधानमंत्री अररिया में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह के पक्ष में चुनावी सभा करने आए थे। अररिया में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। एनडीए गठबंधन ने 10 वर्षों तक इस मानसिकता से सरकार भाइयों बहनों, मैं खुद करके कह रहा हूं, गाने दिल से कह रहा हूं, इस देश के जो संसाधन है, इस देश की जो भी संपत्ति है, इस देश की जो की संभावना है, अगर उस पर पहला किसी का हक है तो मेरे देश के गरीबों का, मेरे देश के मजदूरों का, मेरे देश के खेत में मजदूरी करने वाले किसानों का, मेरे देश में गरीबी में जीने वाली मेरी माताओं बहनों का हक है। किसी भी धर्म के क्यों न हो, लेकिन अगर वो गरीब है तो पहला हक उस गरीब का है। ये मोदी जिस तरह अपनी वोट बैंक पुलिस के लिए देश के हिंदुओं के साथ भेदभाव किया, पक्षपात किया, आज कांग्रेस की कड़े खुल गई। साथियों, इस बार में जो मुस्लिम लीग घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया, और मैंने पहले भी कहा था, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है और उसका भी सारे सत्ता के लिए झटपटा रहे लोग संविधान तक बदलने की हद तक जा सकते हैं। भाइयों बहनों, गांधी जी के नेतृत्व में इतने सालों से हम मिलकर सरकार चला रहे हैं। हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म के लोगों के विकास के लिए काम कर
बीते 10 वर्षों में भारत की संपदा, भारत के संसाधन कई गुना बढ़े। अब आपने बताइए, ये जो देश के संसाधन है, इन पर पहला हक गरीबों का है, मेहनत लोगों का है नहीं, जो देश को बनाते हैं उनका हक है नहीं है। ये हक आपका है और मोदी आपका। ये हक गरीब का, पिछड़े का, आदिवासी का है। लेकिन आज के युवा कांग्रेस का कहना है, इन संसाधनों पर पहला हक उनके वोट बैंक का आप लोगों का। कांग्रेस ने कहा है तो आप लोगों की संपत्ति का, आपकी जमीन का, आपके खेत का, महिलाओं के गहनों का, स्त्री धन का, अरे मंगलसूत्र की भी जांच करवाएंगे। उन्होंने घोषणा की एक्सरे लेकर एक्सरे निकालेंगे अगर सरकार की बड़ी, और आपके घर में क्या पड़ा है, कहीं गहना दबा के छुपाने को नहीं रखा, ये सारा हिसाब किताब निकालेंगे और फिर आपके पास जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति होगी वो छीन कर उसे अपने लोग वोट बैंक को दे। मुझे बताइए, आपके हक का, आपकी मेहनत की कोई भी चीज ये अगर छीनना चाहते हैं, ये खुली लूट होगी कि नहीं होगी? ये खुली लूट होगी कि नहीं होगी? साथियों, हमारे गांव में सामान्य परिवार के पास कच्चा पक्का छोटा सा घर होता है, खेत खलिहान होता है, कई बार खेत घर अपने पुरखों से माता पिता से मिलते हैं और कई बार वो खुद भी खरीद लेता है। आप सोचते हैं कि आपके जाने के बाद ये आपकी संपत्ति आपके बच्चों के काम आएगी, लेकिन कांग्रेस ने नई योजना बनाई है कि आपकी संपत्ति को भी आप अपने बच्चों को पूरी नहीं दे पाएंगे। वो कहते हैं 50% से ज्यादा, आधे से अधिक संपत्ति ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि आरजेडी वाले उनकी सरकार बनेगी तो जब्त कर लेंगे, 70 से छीन लेंगे। आप अपने बच्चे को जो संपत्ति देना चाहते हैं, आपके खुले जाने के बाद कांग्रेस पर 55% टैक्स लगाना चाहते हैं। और इसलिए आज देश में एक नया नारा गांव-गांव से सुनाई दे रहा है, हर गरीब के घर से सुनाई दे रहा है, और नारा कह रहा है, कांग्रेस की लूट, कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। साथियों, इनकी गठबंधन की सोच को एनडीए को दिया आपका वोट रोक सकता है। उनको रोकने की ताकत आपके वोट में। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं की जान से लड़ूंगा, लेकिन उनके ऐसे मंशों को पार नहीं होगा। साथियों, इस क्षेत्र में नए हाईवे होने, रेल होने, ट्रेन हो, ऐसे काम हो सकते हैं। पूर्णिया में इथेनॉल प्लांट से किसानों का कितना फायदा, ऐसे ही काम बिहार में नया निवेश लगाया जाएगा और निवेश से नौकरी मिलेगी। इसलिए 7 मई को कमल के फूल और 3 चुनाव चिन्ह पर हर बूथ पर भारी मतदान होना चाहिए। अगर से मेरे साथी भाई प्रदीप कुमार जी और सुपोल से हमारे जेपी के साथी दिनेश्वर कामेट जी को आप जो वोट देंगे ना, वो वोट सीधा सीधा मोदी को मिलने वाला है। तो गर्व कराएंगे
मंच पर मौजूद हम सबके गौरव, हम सबके अभिमान, हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर अररिया से हमारे एनडीए के प्रत्याशी भाई प्रदीप सिंह जी मौजूद, यहाँ पर सुपौल से हमारे एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय दुर्गेश्वर कामत जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, तमाम एनडीए के वरिष्ठ नेतागण मौजूद यहाँ पर, तमाम आदरणीय मंत्रीगण मौजूद यहाँ पर, तमाम आदरणीय विधायकगण मौजूद यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम मजबूत पदाधिकारी साथी, तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी, प्रेस मीडिया के तमाम पत्रकार साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, सबसे पहले आप सबको चिराग पासवान का साथियों, आज जब दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, आप लोगों को कुछ कहने बताने की जरूरत नहीं है। आप सबने मन बना लिया है और जनता आज की तारीख में हम नेताओं से कई आगे है। जो विश्वास प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों में अपने कार्यों से अर्जित किया है, जिसको हम सब प्यार से मोदी की गारंटी कहते हैं, वो विश्वास इतना ज्यादा है कि आज किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि एनडीए के किस प्रत्याशी के प्रति आप मतदान करें, किसको आप जिताएं, क्योंकि ये मन आप लोग बना चुके हैं। कारण है इसके पीछे, कारण है जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक के बाद एक देश में गरीब कल्याण की योजना लेकर आए, जिसने भारत की न सिर्फ अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया, बल्कि बुनियादी जरूरतों तक, महिलाओं के शौचालय तक की चिंता प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया। एक तरफ जहां हमारा एनडीए गठबंधन विकास के मुद्दे पर हर रोज आगे बढ़ने का काम कर रहा है, प्रधानमंत्री जी ने हम सबको लक्ष्य दिया कि 2047 तक हम लोगों को भारत को एक विकसित देश बनाना है। भारत विकसित देश तब बनेगा जब भारत का हर राज्य विकसित बनेगा, जब हमारा हर एक जिला विकसित बनेगा, हमारा हर एक प्रखंड विकसित बनेगा, हमारी हर एक पंचायत, हमारा हर एक गांव विकसित बनेगा। ये लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का 2047 तक का है। पर ठीक इसके विपरीत विपक्षी दलों का जो गठबंधन है, वो भ्रम फैलाने का प्रयास करता है, संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, लोकतंत्र की हत्या को लेकर। ये एक ऐसा विपक्ष है जो पूर्णतः मुद्दाहीन है। इनके पास कोई उठाने के लिए मुद्दा नहीं है, तो डराने की राजनीति की जाती है कि संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी के इस मन से, प्रधानमंत्री जी के सामने, प्रधानमंत्री जी के ही शब्दों को दोहराते हुए आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक ना देश में संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। और आज इस मंच से मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जीवित हैं, ना आरक्षण पर, ना संविधान पर कभी कोई खतरा था, ना भविष्य में कभी कोई खतरा आएगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। पर साथियों, ये समझने की जरूरत हम लोगों को भी है। ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, जिन्होंने सन 75 में आपातकाल लागू कर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था। आज ये लोग हम लोग को लोकतंत्र की दुहाई देने का काम करते हैं। हकीकत है, जिन्होंने अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता किया, ये जयप्रकाश नारायण जी की धरती है। बिहार उनके सिद्धांतों पे चलने वाला प्रदेश है। उस वक्त की पीढ़ी ने एकजुट होकर, एकत्रित होकर जयप्रकाश जी का समर्थन करने का काम किया। और कई उनके अनुयायी हैं जो अपने आप को उनका अनुयायी बताते नहीं सकते, पर आज उसी कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं जिसके लिए जयप्रकाश जी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा देने का काम किया था। आज ये लोग उन्हीं के साथ मिलकर गठबंधन में बैठे। साथियों, अब ये हम लोग को चुनना है। क्या हम लोग को गाली देने वाली सरकार को चुनना है
या आपको सम्मान देने वाली सरकार को? एक तरफ वही राजद है जिन्होंने 90 के दशक में मां बहन बेटियों का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। आज वही लोग मां बहन बेटियों को खुलेआम गाली देने का काम करते हैं। ऐसे में अब ये जिम्मेदारी हम लोगों की है कि एक तरफ प्रधानमंत्री है जिन्होंने महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए उनको शौचालय बना कर दिए, जहां पर बुजुर्गों के सम्मान की रक्षा के लिए आयुष्मान योजना का निर्माण किया, तो वहीं दूसरी तरफ ये लोग हैं जो दिन दहाड़े मां बहन बेटियों को गाली देने का काम करते हैं, उनको अपमानित करने का काम करते हैं। एक बार फिर से मैं आप सबसे यह आह्वान करूंगा, जरूरी है देश की मजबूती के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, बुजुर्गों के अधिकार के लिए और युवाओं के भविष्य के लिए, किसान और मजदूरों के हक के लिए कि एक बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और हम तमाम प्रत्याशी उन्हीं के सेना के सदस्य हैं जो हम मिलकर हमारे प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य 400 पार को हम लोग पूरा करेंगे, जिसमें बिहार की 40 सीटों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। सब लोग तैयार है ना? एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली से हमारे प्रधानमंत्री जी को अपना विश्वास दें। जोरदार ताली बजाकर एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय बिहार। भारत माता की, भारत माता की। अब की बार थोड़ी देर में हम सबों के बीच माननीय